Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, in our previous lectures we have discussed the important features of valid contract. Friends, we have also seen what are the important definitions such as contract as well as the agreement, and we have seen the important essential features of valid contract. Now today we are going to discuss the kinds of agreement or contract. The first and foremost important kind is valid agreement. Valid agreements are those agreements which are enforceable at law. ऐसे agreements valid agreement कहलाते हैं जो law के ज़रिए enforceable होते हैं, right? और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं जिसके अंदर सारे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होते हैं. अगर इसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी इसेंशियल एलिमेंट एब्सेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ऑफ़र होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, राइट. सो अगर उन सारे एसेंशियल एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, राइट. सो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहलाने के लिए सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, राइट. देन द नेक्स्ट टाइप इज वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं. ओके, so we can say that a void agreement is one which cannot be enforced by law at any of the parties to it. Okay, so an agreement not enforceable by law is said to be void agreement. Okay, और क्यों void होता है एग्रीमेंट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई या तो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता, या तो कंसिडरेशन मिसिंग होता है, राइट, या तो फ्री कंसेंट नहीं होता है, या कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो इसेंशियल फीचर्स हमने देखे थे वो अगर मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कहलाएगा, राइट. सो द नेक्स्ट टाइप इज वॉइडेबल एग्रीमेंट. वॉइडेबल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी की तरफ से अवॉइड किया जा सकता है. जिसका नुकसान हो रहा है वो पार्टी उसे अवॉइड करना चाह सकती है. फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स चाहता है कि मिस्टर वाई 20 लाख में एक प्रॉपर्टी उसे बेच दे, राइट. लेकिन मिस्टर वाई 25 लाख में वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, राइट. क्यों? अब क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट में डील होने के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देता है. डराना धमकाना मतलब क्या करना? कोर्शियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया. अब इस सिचुएशन में क्या होगा? मिस्टर वाई ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो गया लेकिन वो उसे अवॉइड करना चाह सकता है. क्यों अवॉइड करना चाह सकता है? क्यों? क्योंकि उसका लॉस हो रहा है. एक्स का तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन वाई का लॉस हो रहा है, तो जिसका लॉस हो रहा है वो उसे अवॉइड करना चाह सकता है. तो ऐसा एग्रीमेंट जो दो में से किसी एक पार्टी को अवॉइडेबल हो सकता है उसे कहते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट. सच एग्रीमेंट विच कुड बी अवॉइडेड फ्रॉम ईदर ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड एज वॉइडेबल एग्रीमेंट. नेक्स्ट एग्रीमेंट का टाइप है इल्लीगल एग्रीमेंट. इल्लीगल एग्रीमेंट is such a agreement which is always called as void contract. Why? Because it is against or contrary to the public interest. Illegal agreement हमेशा void agreement कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, दो लोगों ने मिलके डिसाइड किया, एग्रीमेंट किया कि किसी का मर्डर करना है या किसी के यहाँ रॉबरी करनी है, किसी बैंक को लूटना है, किसी को चीट करना है, राइट. इस टाइप का एग्रीमेंट क्या कहलाता है? इल्लीगल कहलाता है. क्यों? क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जो है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज इल्लीगल एग्रीमेंट. सो इल्लीगल एग्रीमेंट विल ऑलवेज बी अ वॉइड एग्रीमेंट. सो वी कैन से इल्लीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज ए वॉइड एग्रीमेंट. लेकिन वॉइड एग्रीमेंट जो है वो हमेशा इल्लीगल नहीं होता. वॉइड एग्रीमेंट क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक इसेंशियल एलिमेंट जो है वो मिसिंग होता है, इसलिए वो वॉइड कहलाता है. लेकिन इल्लीगल एग्रीमेंट तो हमेशा से ही क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा, राइट. नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट काइंड इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट.
कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने में किसी एक इवेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, वी कैन से दैट ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happens or does not happen as the case may be. Okay, for example हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है मटेरियल खरीदने का, लेकिन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बताता है कि मैं आपको मटेरियल सप्लाई करूँगा, लेकिन कब, अगर मेरी शिप जो है वो PQR पोर्ट के ऊपर आएगी तो. अगर मेरी शिप PQR पोर्ट के ऊपर नहीं आई तो मेरा माल ही नहीं आएगा, तो मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता. यानी ट्रांजैक्शन सेटल कब होगा, अगर पोर्ट पे शिप के अंदर माल आएगा तो. अगर माल नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. राइट. सो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, इसके होने या ना होना किस पे डिपेंड है, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर डिपेंड है. राइट. सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें दो पार्टीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाई देता है. इट लुक लाइक सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट बट एक्चुअली देयर इज़ नो रिलेशनशिप सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट. Quasi contract means such a contract in which the relationship of the parties of contract it looks similar to that of a contract but actually there is no existence of a contract. For example, कोई एक पर्सन हैंडीकैप है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो बिना उस पर्सन के मांगे उस एक्स पर्सन को मदद करता है. राइट. हैंडीकैप पर्सन ने मदद मांगी नहीं थी, लेकिन मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को मदद करता है. अब बिना मांगे उसे मदद दी जा रही है, तो जो हैंडीकैप पर्सन है वो उसके बदले में जो कुछ उसको रिस्पेक्ट देना है वो रिस्पेक्ट देता है, थैंक्स बोलता है. राइट. तो दोनों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है. वाई को रेस्पेक्ट मिल रही है और एक्स को कोई नेसेसिटीज़ की चीज़ें मिल रही है. राइट. दोनों के बीच में एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि वो कुछ देंगे और लेंगे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाई देता है. एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है. सो व्हेन ए relationship or parties to the contract, the relationship of the parties of the contract it looks similar to that of a contract but actually there is no existence of such relationship, it is called as quasi contract. Okay, then the next category is executed contract. Executed contracts are those contracts in which the part of responsibility or obligation of both or either of the party has already completed. दो में से दोनों ने या फिर दोनों में से किसी एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और दोनों ने भी पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है या दोनों में से किसी एक ने परफॉर्म करना बाकी है. फॉर एग्जांपल, ए ने बी को लोन दिया और बी ने ए से लोन लिया और एक महीने के बाद जैसा डिसाइड हुआ था वैसे बी ने वापस भी लोन लौटा दिया. राइट. तो ये दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ने लोन दे दी और बी ने लोन लेकर भी वापस कर दी. तो दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, एग्जीक्यूट कर दी. तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. इसी का दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ए ने बी को लोन दिया और ए ने कहा कि 2 महीने बाद तुम मुझे पैसे लौटा देना, और ए ने 10,000 रुपये लोन दे दिया, बी ने अभी तक लोन वापस नहीं किया है. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन दूसरे ने अपनी लोन रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है. ओके. सो चाहे तो दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी हो या दोनों में से किसी एक ने कर दी हो, एक की बाकी हो, ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. सो अगेन आई विल रिपीट दैट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज सच ए कॉन्ट्रैक्ट
in which parties of the contract have already performed their duties or their responsibilities and obligations. Either both have completed or any one of them have completed the responsibility. Okay, such contract is called as executed contract. Now move to the next, e contract. Now friends, आपको पता है ये डिजिटल ज़माना है, राइट? सो डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. वी कैन से दैट ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ड्राफ्टेड, मेड एंड साइंड विथ डिजिटल सिग्नेचर on it. Okay, and these the modes of settlement of the transactions are used, of settlement of the contract are used digitally. Okay, so electronic ways and means का use करके जिन contract को complete किया जाता है उन्हें बोलते हैं e contract. Now executory contract. Executory contract are those contracts जैसे हमने अभी ई कॉन्ट्रैक्ट देखा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट देखा था जिसमें दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी कर दी या दोनों में से किसी एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी कर दी थी. नाउ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज सच ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज आर येट टू बी परफॉर्म. ओके, ए बी को प्रॉमिस करता है कि ए बी को अपनी कंपनी में नौकरी देगा. कब? अगले साल की 1 जनवरी को, राइट? अब ए ने प्रॉमिस किया और बी ने भी प्रॉमिस किया कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना अभी बी ने ज्वाइन किया है ना ए ने अभी कंपनी में उसको अपने अपॉइंट कर लिया है. बट दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया है? प्रॉमिस दिया है. ए ने बी को प्रॉमिस दिया, बी ने ए को प्रॉमिस दिया, यानी दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी बाकी है. ए ने जॉब देने का बाकी है और बी ने अपनी सर्विस देने का बाकी है, राइट? तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना अभी एग्जीक्यूटरी है. सो एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ऑब्लिगेशंस आर येट टू बी परफॉर्म्ड बाय both the parties. Neither of the party has performed his part of obligation, right? So इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कैटेगरी है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी, जिसके अंदर कंसिडरेशन कैसा है? एग्जीक्यूटरी है. दोनों में से किसी को भी कुछ भी कंसिडरेशन, मतलब दो पार्टीज है. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच द कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड. नाउ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि दोनों या दोनों में से किसी एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न. जब कंसिडरेशन कैसा है? एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूट होना बाकी है. ओके, तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, bilateral contract is a contract under which consideration is executed, okay, in which the consideration is already given. For example, आप एक दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने पैसा दिया और मटेरियल खरीद लिया. जो कुछ कमोडिटी आपको खरीदनी थी, आपको कमोडिटी मिल गई, दुकानदार को पैसे मिल गए, तो दोनों ने कंसिडरेशन क्या कर दिया? पे कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? बायलैटरल हो गया. दोनों को भी कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. दोनों को जो कुछ चाहिए था वो आपस में मिल गया. दुकानदार को पैसा चाहिए था, आपको चीज़ चाहिए थी, तो दोनों को जो कंसिडरेशन चाहिए था वो मिल चुका है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो चुका है. लेकिन यूनिलैटरल में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज सच ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी, जिसमें दोनों पार्टीज़ को या दोनों में से किसी एक पार्टी को अभी कंसिडरेशन मिलने का बाकी है, तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सप्रेस. नेक्स्ट काइंड इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर expressed either by word of mouth or in a written form.
ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस या तो ओरली या तो रिटन फॉर्म में बताए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के क्लियर किए गए हैं, या तो मुंह से बोलकर या तो फिर लिख के, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एक्सप्रेस किया है, या तो खुद बोलकर या तो फिर लिख कर, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके किसी कंडक्ट से या बिहेवियर से, दो लोगों के बिहेवियर से कुछ तो डिसाइड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए। ओके, सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच टर्म्स आर इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है वो आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से डिसाइड हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पर चल के जा रहे थे और आपके सामने ऑटो रिक्शा रुक गई, आप उस ऑटो रिक्शा में बैठ गए और आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उतर गए। अब आप उस ऑटो रिक्शा वाले को ऐसे नहीं बोल सकते कि तुमने रिक्शा रुकाई इसलिए मैं बैठ गई, मुझे तो चल के ही जाना था, मैं आपको अभी रिक्शा के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा आप बोल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्शा वाले ने आपके सामने रिक्शा रोकी थी, आप रिक्शा में बैठ गए, इसका मतलब आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे उसके बाद पहुंचने के बाद आपको जो भी कुछ उसका फीस होगा, चार्ज होगा, वो आपको रेम्यूनरेशन उसका पे करना पड़ेगा। ओके, जो भी हायर चार्जेस होगा वो उस रिक्शा ओनर को देना पड़ेगा। मतलब आपने अपने रिक्शा वाले ने अपने कंडक्ट से आपको ऑफ़र दिया रिक्शा में बैठने का, और आपने उसमें बैठ के ये बताया कि आपने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो आपके बिहेवियर से या आपके कंडक्ट से, जब दो पार्टीज़ के बिहेवियर या कंडक्ट से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे कहा जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। So again I will repeat that implied contracts are those contracts in which the contract is entered by inferred from conduct or behavior of the parties of the contract, right. Then the next kind is specialty contract. Friends, specialty contracts are those contracts which are done under a special seal. Okay, specialty contract is one which is in writing form and signed and sealed and delivered by the parties to it. Okay, it is also known as a deed or a contract under seal. Okay, so जब कोई contract साइन किया जाता है या उसको सील किया जाता है, SEAL, ओके, अंडर एक सील के अंडर जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन द सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्ट अपोजिट होता है स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट के। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट अंडर सील, जिसके अंदर कोई सील नहीं होती है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज़ नॉट अंडर सील। ऑल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन, लेकिन स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में सील की ज़रूरत नहीं होती है, SEAL, SEAL, सील की ज़रूरत कहाँ होती है? स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट में। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या किसकी ज़रूरत होती है? कंसिडरेशन की, मतलब मनी की, या कंसिडरेशन आइदर इन कैश और इन काइंड, किसी भी तरह का मुबदला मिलना सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है। स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट में बदले में कुछ मिलना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी मार्केट में गए तो आप वहाँ पे सील लेके जाते हो क्या? एक स्टैम्प लेके गए और सब्जी वाले को आपने सब्जी खरीदने के लिए ऑफ़र किया, फिर उसने एक्सेप्टेंस दिया, आपने स्टैम्प लगाया, सील लगाया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट। सो ये रूटीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिना सील के होते हैं। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होता है, मुबदला इंपॉर्टेंट होता है, समथिंग इन रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं सिंपल, राइट। और जिसके अंदर सील की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, in this video we have completed the important kinds of agreement. Okay, so in this way I have covered the all important kinds of agreement and contract. I hope it's clear to you. If suppose you have any doubt, you can ask me. And friends, another important thing, these all things we are going to discuss in the Google Meet, but suppose if there would be any technical issue, then I would be uploading the same lecture of Google Meet on the YouTube. And there one thing I'm requesting you that if in comment box you will write your name,
So I will come to know that who has attended or who has listened this lecture. Okay, so I will just get a feedback कि किसने ये लेक्चर सुना है एंड किसको कोई डाउट वगैरह होगा तो यू कैन आस्क मी. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अगेन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Thank you.